आप बात करते हैं तुष्टीकरण की, एक छोटा सा पॉइंट था। मैं अधिवक्ता हूँ, और जब ये इंसिडेंट हुआ जालोर गेट वाला, तो 3 दिन बाद में इसी कलेक्टर में जो है जमानत हो रही थी। तो एक आदमी मेरे पास आया कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि जमानत देने के लिए वकील साहब आप चलो। तो मैं जब यहाँ आकर देखता हूँ तो सरकार के खुद के नुमाइंदे एक पर्टिकुलर समाज को जमानत दिलाने के लिए फ्री में सेवा लगा रखी है, और जो बेचारे गरीब है जिनको बेवजह उठा लिया गया। मेरा एक दोस्त, उसके रियल ब्रदर को रात को 9 बजे घर से उठा लिया, जबकि वो इंसिडेंट से 5 किलोमीटर दूर रहता है। तो ये तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। बड़े बड़े नेता यहाँ सर्किट हाउस में आकर उस दिन रात को आकर बैठ गए थे, और इस पूरे क्या कहते हैं इसको दंगे को मैनेज किया 3 दिन तक। कहाँ गई तब सरकार? सो रही थी। हमारे ये अल्पसंख्यक क्या कहते हैं, जो SC/ST के लोग थे, हमारे समाज के लोग हैं, इनको घर से उठा लिया क्योंकि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से खराब था। अरे आप उस इंसिडेंट में थे ही नहीं, हम उस इंसिडेंट में थे ही नहीं। हमको अलग अलग जगह से लोगों को पकड़ के लिया है, क्योंकि जालोर गेट में दंगे करने वाले कोई और थे, उनको ऑलरेडी पकड़ लिया। अब इसको दंगे का रूप दंगे का रूप कैसे देंगे जब तक दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं पकड़ेंगे? हमको जबरदस्ती पकड़ा और उसको दंगे का रूप दिया कि ये लोग भी शामिल थे, हम तो थे ही नहीं। अब बात करते हैं विकास की, जोधपुर का विकास। मैं बताता हूँ, आप तो सबसे पहले जाइए आप ये बनाड़ रोड, ठीक है, यहाँ कहते हैं कि दूल्हा बन के निकलूंगा, ठीक है, और धूल बन के उस तरफ से निकलूंगा। इधर से दूल्हा बन के निकलूंगा, उधर से धूल बन के निकलूंगा, पूरी मिट्टी। और ये ब्लैक कोट मेरा कोट है वहाँ पर ग्रामीण न्यायालय है, ये कोट में वापस आता तो बुरा हो जाता है, इसको झटकना पड़ता है। ये तो इनकी व्यवस्था है। अब आप राजस्थान की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है जिसका डाटा अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आश्चर्यचकित रहेगा। पिछले 5 सालों से कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वर्तमान में जो चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के उस जुगत में लगी हुई है। कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई। कानून व्यवस्था क्या, कोई भी व्यवस्था लो उसमें पूरी चरमराई हुई। गवर्नमेंट की तरफ से जनता को किसी तरह के कोई रिलीफ नहीं है। कानून की व्यवस्था की बात करें तो आज देश के नेशनल क्राइम जो डाटा है, ब्यूरो डाटा के, उसमें आप देखेंगे तो 10 लाख केस अकेले राजस्थान में है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राज्य में जो मुकदमे हुए वो 10 लाख मुकदमे केवल मात्र राजस्थान में हुए। और उस 10 लाख मुकदमों में मैं एक बड़ा आश्चर्यचकित एक बताता हूँ, 10 लाख मुकदमों में 35,000 सिर्फ महिला बलात्कार के मुकदमे हैं। और 35,000 में भी एक और राज की बात बताऊँ, इन 35,000 में 15,000 मुकदमे सिर्फ नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के हैं। तो आप देख लीजिए राजस्थान में आंकड़े जो बता रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी चरमराई हुई है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे डेवलपमेंट में ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल किसी तरह का कोई डेवलपमेंट। आप देखिए मुख्यमंत्री के गृह जिले में और भी कई राज्यों में मुख्यमंत्री कम से कम उनका गृह जिला तो साफ सुथरा, सड़कें, नाली, रोड लाइट। हम जिस पार्क में खड़े हैं ये इस यहाँ का प्रमुख पार्क है, यहाँ की कलेक्ट्री पूरा प्रशासन यहाँ है। इस पार्क की दुर्दशा भी आप कहीं से देख के और रिकॉर्ड करके बता दें, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ का डेवलपमेंट यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या किया है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही। एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि ये पार्क भी दिखाए, क्योंकि हम जब इस पार्क में सबसे पहले आए हमारे भी मन में यही सवाल उठा। हम यूपी से आते हैं, मुजफ्फरनगर से आते हैं, तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा कि भाई इससे अच्छा तो हमारा मुजफ्फरनगर है, कलेक्टर के सामने पार्क देख लो, आदमी आराम से बैठ सकता है, चाय पी सकता है। लेकिन यहाँ की जो हालत है इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप लोग? फेल प्रशासन, फेल मुखिया और फेल यहाँ के सभी लीडर्स जो अभी यहाँ के राजनीति में अशोक गहलोत के सहयोगी है, उनकी क्रमणता के कारण ये ऐसी स्थिति है। ये कलेक्टर परिसर है, इसके बाहर देखना पार्किंग अव्यवस्थित, जो पार्किंग है उस पार्किंग के अंदर ना छांव की व्यवस्था नहीं। मतलब हम एक कलेक्टर ऑफिस जहाँ प्रशासन पूरा चल रहा है, अशोक गहलोत का पूरा प्रशासन यहाँ से चल रहा है, वो प्रशासन वही जगह पर आप साफ सुथरे नहीं कर सकते तो इस जिले को क्या करोगे? अशोक गहलोत की विधानसभा का मैं निवासी हूँ, मैं सरदारपुरा का निवासी हूँ। सरदारपुरा विधानसभा में चलें, सड़कें टूटी हुई बेहाल मिलेगी आपको, जगह जगह खड्डे मिलेंगे, पानी की समस्या निरंतर ऐसी कैसी, और ना बिजली तो मैं अशोक गहलोत जी ने कहा है कि मैं बिजली के 100 यूनिट माफ, हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं 100 यूनिट माफ करो, हमें तो मत करना, हमें तो बिजली पूरी दे देना, इस जनता को बिजली दे दो पूरी, बाकी माफी आफी छोड़ो। ये जो आपने फ्री का जो लॉन्चिंग किया है ये राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। आपने जिस तरह फ्री करके इस राज्य को नष्ट किया है, जिस तरह इस राज्य में आपने फ्री के एक लोगों को बहला फुसला कर और वोट लेना चाहते हो, इस राज्य की जनता कभी नहीं करेगी। जिस तरीके से आपने तुष्टीकरण की नीति, जिस तरीके से आपने फेलियर
आपका 19 पेपर यहाँ के अभी फेल हुए हैं। 19 पेपरों में उन्होंने पेपर लीक के कारण यहाँ के युवा पीड़ित है। मैं एक आपको आंकड़ा बता देता हूँ। 19 पेपर टोटल यहाँ के लीक हुए। 19 पेपर के कारण कितने स्टूडेंट प्रभावित हुए? आपको तो 70 लाख स्टूडेंट इफेक्ट हुए। 70 लाख स्टूडेंट के पीछे, एक स्टूडेंट के पीछे 4 लोगों का परिवार है। तो कम से कम 2.5 करोड़ आबादी राजस्थान की इस पेपर लीक के कारण प्रभावित हुई है। 2.5 करोड़ मतलब आज जो मतदाता है, आज राजस्थान का मतदाता 5.25 करोड़ है और उसमें से 2.5 करोड़ मतदाता मतलब डायरेक्टली इनसे पीड़ित है। आज उनके बच्चे नौकरी लगते हैं, उनका परिवार आगे बढ़ता, उनके परिवार को संबल मिलता, परंतु इस निकम्मी सरकार के कारण, पेपर लीक के कारण इनके पेपर माफियाओं ने घर बना लिए, ढाका ने और इन्होंने बाबूलाल कटारा ने। देखिए आप मतलब स्पष्ट आरपीएससी के अंदर ऐसा आपने कभी सीन नहीं देखा, पहली बार देखा होगा आरपीएससी का मेंबर खुद जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं और वो छुपता फिर रहा है। नहीं वकील साहब, वो कह रहे हैं कि भाई अब चुनाव आ रहा है, उनके लड़के के पीछे भी ईडी लगा दी जब जब चुनाव आता है। एक तानाशाही देश में चल रही है, मोदी जी जिसका मन करता है उसके पीछे ईडी छोड़ देते हैं, सीबीआई छोड़ देते हैं। वो क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व है। इसके बेटे ने जो आप जो घोटाला है जिसके अंदर 100 रुपये का एक शेयर था जिसको 24,000 में 1 साल में हो जाता है, तो क्या चमत्कार हो गया? क्या उसकी जांच नहीं होगी? क्या कहेंगे वकील साहब, क्या कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर एक बड़ा मुद्दा है सर, बहुत बड़ा। और एक कॉमन आदमी को जो मूलभूत आवश्यकता होती है जो रहने के लिए, उसमें एक में भी कांग्रेस गवर्नमेंट सफल नहीं हुई है। एक कॉमन मैन को क्या चाहिए? पानी, लाइट, सड़कें। ये आप जोधपुर में घूम के देख लीजिए। जोधपुर मुख्यमंत्री जी का खुद का घर है, यहाँ के ये हालात है। अगर मुख्यमंत्री जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप 15 मिनट के लिए एक टैक्सी में किसी भी कॉमन रोड पे आप जाके बताओ, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ की मूल सबसे बड़ी समस्या। फिर सबसे बड़ी समस्या है जिससे आजकल एक नई समस्या जिसे आम आदमी बहुत त्रस्त है, तुष्टीकरण की नीति। हमारे उदयपुर में कन्हैयालाल जैसा कांड होता है जिसमें सरकार का एक नुमाइंदा शोक प्रकट करने नहीं जाता है और एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति मर जाता है, उसको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या ये उचित है? क्या कम से कम आप सरकार के मुखिया हो, दिखावापन में तो ये मत करो। आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हुए कहते हैं कि भाई नफरत तो बीजेपी वालों ने फैलाई है 9 साल से, हम तो मोहब्बत बांट रहे हैं। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। सर, हिंदुस्तान में इतने समझदार लोग हैं कि राहुल को भी आप सीरियस लोगे क्या? मुझे तो यहीं पे सीरियस नहीं लेते। पहले राहुल को कौन सीरियस लेता है? खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीरियस लेते हैं क्या? बताओ आप। अशोक खुद सोनिया गांधी सीरियस नहीं लेती सर उनको, तो हम क्यों सीरियस लेंगे उनको? वो तो एक चुटकुले की दुकान है, अच्छा है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और भगवान उनको सताइयो करे कि वो हमारा सबका मनोरंजन करते रहे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होगा या नहीं होगा? 100% बदलाव होगा सर, दिख रहा है बदलाव होगा ही होगा। हमारे यहाँ सोस्ती गेट में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, मुख्यमंत्री जी के घर में ये कांड होता है। एक व्यक्ति विशेष, एक समुदाय को इतना सपोर्ट करते हैं वो, और एक दूसरे समुदाय सनातन धर्म को सर खुले में आके गालियां दी जाती है जो कि आदि अनादि काल से चला आ रहा है। क्या वो ये सब सहन करेंगे? ये 100% जवाब देंगे अशोक जी को और पता चल जाएगा। बस चंद दिन रहे हैं सर। क्या हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है? क्योंकि हम भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग तो कैमरे के सामने खुल के बात नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व इस चुनाव में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सर ऐसा है, ये हिंदुत्व और मुस्लिमवाद का मुद्दा भी कांग्रेस की ही उपज है, वरना हमारे मुस्लिम भाई भी अच्छे ही थे, सब हिंदू भाई, हमने कभी मुस्लिम हिंदू नहीं किया। ये कांग्रेस वालों ने ही उनको ज़्यादा शय देके सर कोरोना काल में उनके लिए 300 रुपये की एक थाली की व्यवस्था की जाती है। क्यों हमारे नवरात्रि नहीं होती है? उनको पूरी छूट दी जाती है कि आप रात को आइए, घूमिए आराम से, क्योंकि आपके रोजे चल रहे हैं। हमारे हिंदुओं के भी तो कुछ चल रहे होते हैं, कभी तो हमारी तरफ भी थोड़ा दिए। 300 रुपये की उनके दो तो 30 रुपये की तो हमारे भी मजदूर वर्ग को दे दो आप, तो हम मान लेंगे, कोई बात नहीं। कंपैरिजन कर रहे हो आप, लेकिन करो तो सही। उनको 300 रुपये और हमारे 3 रुपये भी नहीं। आप ही बताओ ये क्या उचित है? क्या एक तरफ तमाम फ्री की योजना है, लोग तारीफ कर रहे हैं कि चिरंजीवी योजना हो, 8 रुपये में खाना हो, 100 यूनिट बिजली की फ्री हो, 500 रुपये में सिलेंडर हो। आपको नहीं लगता ये जो योजना है इस बार बीजेपी पे भारी पड़ने वाली है? सर इन योजनाओं का अगर आप डाटा मंगवाएंगे तो इनका लाभ कौन ले रहा है ये मैं बता के आपको वो कोई शो नहीं करना चाहूँगा। ये सबको पता है ये योजना किन के लिए चलाई गई और कौन ले रहा है। वहाँ जाके आप देखिए कि 20 की लाइन लगी हुई है तो 19 कौन है और 1 कौन है। ये भी तुष्टीकरण। यस सर, 100% बाकायदा ऊपर से आदेश है। ये कहा जाता है सर, अब एक्चुअली ये है कि सरकारी कर्मचारी सामने कोई नहीं आता, उनको ये कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को आप थोड़ा सा लिबरल रखिए और हम लोगों को आप ताड़िए यहाँ से। तो ये कौन सहन करेगा सर? अभी जो बीमा वाली बात मेरे को अभी याद है, आपने अगर 30 अक्टूबर का 18 दैनिक भास्कर का 18वां पेज देखेंगे
तो ये बता रहे हैं कि हम जो है फ्री सेवा के लिए जो फ्री इलाज के लिए जो पैसा देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करो, पैसा हम देंगे। 31 अक्टूबर के अखबार में ये आया कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही है चिरंजीवी में, क्योंकि उनको पुराना पैसा ही नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई नागरिक जाता है इलाज करवाने के लिए तो उसका इलाज नहीं होगा, और पिछले वालों का तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रियल में डेवलपमेंट चाहता है उसका कोई डेवलपमेंट है ही नहीं है। और अब बात करते हैं तुष्टीकरण की। एक छोटा सा पॉइंट था, मैं अधिवक्ता हूँ, और जब ये इंसिडेंट हुआ जालोर गेट वाला तो 3 दिन बाद में इसी कलेक्टर में जो है जमानत हो रही थी। तो एक आदमी मेरे पास आया कि मेरे साथ ये दिक्कत है कि जमानत देने के लिए वकील साहब आप चलो। तो मैं जब यहाँ आकर देखता हूँ तो सरकार के खुद के नुमाइंदे एक पर्टिकुलर समाज को जमानत दिलाने के लिए फ्री में सेवा लगा रखी है, और जो बेचारे गरीब है जिनको बेवजह उठा लिया गया। मेरा एक दोस्त, उसके रियल ब्रदर को रात को 9 बजे घर से उठा लिया, जबकि वो इंसिडेंट से 5 किलोमीटर दूर रहता है। तो ये तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। बड़े बड़े नेता यहाँ सर्किट हाउस में आकर उस दिन रात को आकर बैठ गए थे और इस पूरे क्या कहते हैं इसको दंगे को मैनेज किया 3 दिन तक। कहाँ गई तब सरकार? सो रही थी। हमारे ये अल्पसंख्यक क्या कहते हैं जो SC/ST के लोग थे, हमारे समाज के लोग हैं, इनको घर से उठा लिया क्योंकि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से खराब था। अरे आप उस इंसिडेंट में थे ही नहीं, हम उस इंसिडेंट में थे ही नहीं। हमको अलग अलग जगह से लोगों को पकड़ के लिया है, क्योंकि जालोर गेट में दंगे करने वाले कोई और थे, उनको ऑलरेडी पकड़ लिया। अब इसको दंगे का रूप दंगे का रूप कैसे देंगे जब तक दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं पकड़ेंगे? हमको जबरदस्ती पकड़ा और उसको दंगे का रूप दिया कि ये लोग भी शामिल थे, हम तो थे ही नहीं। अब बात करते हैं विकास की। जोधपुर का विकास मैं बताता हूँ, आप तो सबसे पहले जाइए आप ये बनाड़ रोड, ठीक है, यहाँ कहते हैं कि दूल्हा बन के निकलूंगा, ठीक है, और धूल बन के उस तरफ से निकलूंगा। इधर से दूल्हा बन के निकलूंगा, उधर से धूल बन के निकलूंगा, पूरी मिट्टी। और ये ब्लैक कोट मेरा कोट है वहाँ पर ग्रामीण न्यायालय है, ये कोर्ट में वापस आता तो बुरा हो जाता है, इसको झटकना पड़ता है। ये तो इनकी व्यवस्था है। अब आप जाइए सिटी में, एक टैक्सी लिए बढ़िया 200-300 रुपये लेगा आप टैक्सी में, ये क्या है? पूरी सड़कें खराब। मैं सरदारपुरा जो है ना, ये सरदारपुरा है जो जहाँ पे एरिया है सरदारपुरा, अब B रोड से C रोड की तरफ निकले, सारी सड़कें खराब, सारी सड़कें खराब। क्यों? पहले तो इन्होंने गैस लाइन डाली, सड़क बना दी, फिर बोला कि अरे पानी का पाइप डालना भूल गए, पानी का पाइप डाला, सड़क बना दी, फिर बोला अरे यार तार डालना भूल गए, फिर सड़क बनाई, फिर वो तार डाल दिया। तो ये सड़कें इनकी प्रॉपर खराब। अब करते हैं पानी की बात। अब लेटेस्ट 3 दिन पहले अखबार में आया ये फतेह सागर इलाका में और 2-3 इलाके में गंदा पानी, प्रॉपर गंदा पानी, कि इनके पास पानी नहीं है। और अब अखबार के डेटा उठाकर देखना, जब ये ऐसा होता है ना कि अब हिंदुओं के त्योहार आ रहे हैं तो वहाँ पे बिजली कम, पानी कम, कभी कभी क्या ऐसी चीज़ें जो हमको दर्शाती है कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो कह रहा हूँ मैं जोधपुर का हूँ, मेरे को न तो दूसरे राज्य की पड़ी है न मुझे कोटा और अजमेर की पड़ी है, मैं जोधपुर का हूँ। आप ये बताओ कि कोटा को आपने बोला कि हमने बहुत डेवलप किया, जोधपुर में क्या किया? मैं जोधपुर का आदमी, ये बताओ जोधपुर में क्या किया? मेरा बिजली का बिल आया कि चलो आपको बिजली का बिल हमने कम दे दिया, उसके दूसरे महीने आपने ये टैक्स वो टैक्स करके फ्यूल टैक्स करके किया, मेरा जो 50 रुपये या 100 रुपये वो बिल आना चाहिए था वो वापस 2000-3000 आ रहा है। ये क्या बात हो गई? क्या कहेंगे वकील साहब, क्या देख रहे हैं? इस बार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की आंधी या विकास तो उन्होंने इतना कर दिया कि 50 साल में आज तक यहाँ विकास ही नहीं हो पाया था। देखो आंधी आती तो वो पीछे रेत पत्ते ये छोड़ के जाती है, तो ये तो कह नहीं सकते हवा देगी, तो इसका तो कोई मतलब ही रहा नहीं। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जैसे कि बिजली के 100 यूनिट फ्री कर दिया, अब आप देखिए कि जो पहले एक बिल आ रहे थे और अब बिल आ रहे हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। मीटर चेंज करने से 100 यूनिट फ्री देने से उसका कोई हल होता ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा अलग से और कर देंगे। एक को मतलब ऊपर ला रहे हैं और एक को मार रहे हैं, गरीब हमेशा मर ही रहा है। प्राइवेट कंपनियां उनको गरीब तो कह रहे हैं कि भाई गरीबों के तो नेता 8 रुपए में खाना खिला रहे हैं गरीबों को। 8 रुपये में आप खाना खा के देखिए ना, फिर आप अपने घर पे कुक क्यों रखते हो? आप होटलों में क्यों खाते हो? उनके नेता कहीं बाहर दौरे पे जाते हो, अच्छी अच्छी होटलों में क्यों बैठते हैं? आप देखो ना छोटे छोटे ढाबे जहाँ ये ट्रक ड्राइवर वगैरह बैठते हैं, वहाँ खा के देखिए आप, वो भी 15-20 रुपये में खिला रहे, अपना परिवार भी तो पाल रहे हैं। कहाँ से पाल रहे हैं? फिर रही महंगाई की बात, और उसके अंदर आप एक भी ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसके अंदर ये बताया गया है कि ये अपना मॉडल है। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जोधपुर में भी वो यहाँ के रहने वाले हैं, वो यहाँ इसीलिए आते हैं ताकि अपने लोगों को मजबूत करें, बाकी को नहीं, सिर्फ अपना देखते आते हैं। और
क्या कहेंगे सर, 5 साल में जोधपुर की बात करें, क्या विकास देख रहे हैं और क्या बदलाव आप लोगों को दिखाई दिया 5 साल में जो जोधपुर में पहले नेता अब जोधपुर में हो गए हो? विकास नहीं, विनाश तो हमने देखा है, और वो भी हिंदुओं का के द्वारा। और इसके अंदर रेफरी बने हुए हैं अपने अशोक जी, और मुसलमानों को क्या है, गुमराह करते हैं कि भाई एजुकेशन नहीं आए, उनके अंदर जागरूकता नहीं आए, उनके अंदर समझ नहीं आए, मेरे साथ जुड़े रहें, मैं जीतता रहूं, ये है कहानी। और क्यों मेरे खूब सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम में हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वही उनमें से खूब लोग बीजेपी से हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या हो भाई अशोक जी तुम्हारे को लाडू जी मारे, तुम क्यों आ रहे हो? तो बोला इसलिए भाई वो वाकई कांग्रेस हमको ठगती है, और उसके कारण हमारी जो पीछे वाली जनरेशन है या हमारे साथ के जो लोग हैं, विकास हमारा किया नहीं, हमारा भी विनाश ही किया है। एक बार बताइए, राहुल जी भी आएंगे प्रचार के लिए, क्या लग रहा है राहुल जी का कुछ असर है यहाँ पे? बिल्कुल भयंकर, दवाएं लेनी पड़ेगी, पेट दुखाएंगे, हंस हंसा के टीवी चलेंगे ही नहीं उस दिन। अच्छा, हाँ, राहुल जी तो राहुल जी ही कांग्रेस में एक ऐसी चीज है जिसको हम देखना चाहते हैं, बाकी तो कोई मतलब ही कौन है। नहीं देखना चाहते, जैसे कह रहे कि भाई पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी बढ़ गई है, जैसे वो फर्नीचर वगैरह बनाना सीख रहे हैं, कूली वगैरह वो बन गए, बाइक का काम कर रहे हैं, ट्रक वालों से मिल रहे, कह रहे कि अब वो समझ गए हैं कि जनता की नस कैसे पकड़नी है। अरे उन्हीं की बद्दुआओं से तो ये तकलीफ है ना कि जब लोगों को रखा बेरोजगार, तो सोनिया जी का बेटा भी बेरोजगार ही घूम रहा है, नए नए कैरियर रोज तलाश कर रहा है, रोजगार लग नहीं रहा भाई का। और बाकी तो कह रहे कि इसलिए फैल रही कि जातिगत जनगणना नहीं हुई, अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सबको रोजगार मिल जाएगा। जातिगत जनगणना का रोजगार से क्या लेना देना है? वैकेंसी आती है, आप उसमें अपना फॉर्म भरो, मेरिट पे आ जाओगे, नौकरी लग जाएगी, बात खत्म। अब इसमें जातिगत जनगणना का क्या लेना देना? और मान लो जातिगत जनगणना आपने करा दी, फिर क्या हो जाएगा? अमेरिका में जातिगत जनगणना नहीं होती तो अपने से पिछड़ा होना चाहिए ना। फिर अगर जातिगत जनगणना से ऊपर हो तो पूरा यूरोप भी बेरोजगार और पिछड़ा हुआ होना चाहिए, तो फालतू बात है। वो लगातार मांग कर रहा है कि योगी जी जैसा सीएम राजस्थान को दो। आपको क्या लगता है, अगर योगी जैसा सीएम राजस्थान में आ गया तो क्या राजस्थान में नंबर 1 बन जाएगा? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 5 सालों से जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, इसने किससे कंपटीशन किया ये समझना जरूरी है। उसने कंपटीशन किया यूपी की पूर्व सरकारों से। यूपी की पूर्व सरकार जो क्रिमिनल्स को टिकट देती थी, जो क्रिमिनल्स के सपोर्ट में थी, जो भू माफिया जो क्या कहते हैं ये वैकेंसी माफिया, ये सारे उनको सपोर्ट करते थे। ये कांग्रेस राजस्थान सरकार है उसको कंपटीशन कर रही है। इसलिए राजस्थान की मांग है कि योगी जी जैसा सीएम आया जाए और ये सारी व्यवस्था को मैनेज किया जाए। और ये राजस्थान ने सारी चीज़ों में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। क्रिमिनल में, महिला उत्पीड़न में, रेप केस में। 3 दिन पहले बीकानेर में केस हुआ, आपने अखबार पढ़ा या नहीं पढ़ा? 3 दिन पहले रेप केस बालिका के साथ में, तो अभी भी कंटिन्यू। और चेन स्नैचिंग में आने वाला है, 3 दिन पहले फिर चेन स्नैचिंग में आने वाला है, चिंता मत करो अशोक जी। अब हुआ क्या कि अब योगी जी जो इतना पावरफुल क्यों हैं, उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिया कि आपके और मेरे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आप पुलिस जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब वहाँ पे अगर ये वो आदमी है, ये उस नेता का आदमी है, ये उस समाज का आदमी है, ये मेरा आदमी, ये तेरा आदमी, इस चक्कर में पुलिस फंस जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है और सब वो बुरा आदमी जो बेचारा आदमी है वो फंस जाता है। वो यूपी सरकार ने कंट्रोल किया, जो कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पाई, पुलिस को फ्री हैंड नहीं दे पाई, पुलिस को पूरा कंट्रोल में करके रखा है। जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर नहीं करते, जो आदमी घर पे रजी उठ के सो रहा है उसको पुलिस में डाल देती है, पुलिस उसकी पूरी कार्रवाई करती नहीं है। लेटेस्ट में ये था कि क्या कहते हैं आपकी हमारे वकील साहब, ये 12वीं रोड चौराहे से बॉम्बे मोटर चौराहे के बीच में उनके साथ मारपीट हो गई, जेब से कोट पहना हुआ था, उनको पता है वकील है, फिर भी चेन स्नैचिंग वाले 10,000 रुपये ले गए। उसी दिन अशोक जी का जोधपुर में आना था। सरदारपुरा पुलिस वाले हैं जो उनके व्यवस्था में लगे हुए, तो हम गए सरदारपुरा थाना रात को 8 बजे, बोले हमारी रिपोर्ट लिख लो। सीएम साहब आए हैं, सारी उनकी व्यवस्था में है, आप सुबह आना। और जब हमने कहा हम वकील है तो ऐसी ड्रेस तो वेटर भी पहनते हैं। अच्छा, ये सरदारपुरा वाले पुलिस वालों के, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती है सरकार की, कांग्रेस की, मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने इतना उनको कंट्रोल में कर रखा है कि वो सब उन्हीं की व्यवस्था में। अरे जनता सर्वोपरि है, तुमको टिकट जनता, वोट जो जनता देगी तब तो तुम सीएम बन पाओगे। और दूसरे दिन जब हमने अखबार में दिलाया कि सीएम की वजह से पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो सुबह 8 बजे फ़ोन आया कि वकील साहब आओ आपकी रिपोर्ट लिख देते हैं। ये तो पूरी कानून व्यवस्था बना रखी है। ये कंपटीशन पूर्व सरकारों से कर रहे हैं, इसलिए हमको योगी सरकार चाहिए। वकील भी सुरक्षित नहीं राजस्थान में। एक वकील साहब ने, तो आप देखना रिकॉर्ड, खंडेला के एक वकील साहब ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली कि प्रशासन द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उससे प्रताड़ित होकर, एक तहसीलदार द्वारा जो उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है उनसे प्रताड़ित होकर उस तहसीलदार के ऑफिस में जाकर एक वकील साहब ने आत्महत्या की।
और तो और एक वकील सरदारपुरा विधानसभा में, उन्हीं की विधानसभा, मुख्यमंत्री की विधानसभा में एक वकील साहब का सरेआम गुंडे द्वारा मर्डर किया जाता है। और उस मर्डर को लेकर वकील उन बॉडी को, उस दिन मुख्यमंत्री यहाँ सरदारपुरा विधानसभा में दौरे पे 3 दिन तक वो जोधपुर में रहे और हम बॉडी को लेकर 7 दिन तक यहाँ बैठे रहे मोर्चरी के बाहर। मुख्यमंत्री ने आके संभालना तो क्या, एक फ़ोन कर प्रशासन को ये भी नहीं कहा कि इनका सहयोग करें, बॉडी दें। इतने वो क्रूर नेचर के ये बन चुके हैं।